हरिया और तारा सिंह नाम के दो व्यक्ति जंगल के रास्ते होते हुए धवलपुर गांव जा रहे थे। रात हो चुकी थी। हाय रे हरिया, पानी रे पानी। अरे मुझको तो बड़ी तेजी से प्यास लगी है रे। और कितना दूर? अरे चिंता मत कर भाई, गांव कुछ ही दूरी पर है। गांव के मुखिया के घर पर बैठकर आराम से ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। अरे मुखिया से मेरी बहुत पुरानी मित्रता है। हाँ, जानता हूँ भैया। जब से घर से चले हैं तब से 100 बार तो बता चुके हो। धवलपुर गांव का मुखिया तुम्हारा मित्र है, तुम उसे बचपन से जानते हो और उसने तुम्हें अपने गांव में कुछ दिन रहने के लिए आमंत्रित किया है। तुम अकेले नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए हमको भी साथ ले जा रहे हो। लेकिन भैया प्यास लगी है, प्यास। ये सुनकर हरिया मुस्कुराने लगा। तभी तारा सिंह की नजर जंगल में बहती एक नदी पर पड़ी, जिसके किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। ए हरिया भाई, अरे भाई वहाँ सामने तो देखो। अरे नदिया के किनारे झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी के अंदर लालटेन का प्रकाश बाहर तक आ रहा है। हम तो कहते हैं चलो उस झोपड़ी के अंदर चलते हैं। झोपड़ी में जरूर कोई न कोई रहता होगा, उससे पानी मांग लेते हैं। क्या कहते हो? झोपड़ी को देखकर अचानक हरिया की आंखों में खौफ छा गया। अरे क्या हो गया? तुम तो झोपड़ी को देखकर ऐसे डर गए जैसे कोनो भूत देख लिया हो। ए तारा, जब मुखिया मेरे घर पे आया था ना, तो उसने जिक्र किया था कि उसके गांव की सीमा के निकट एक नदी बहती है। उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक बहुत ही रहस्यमयी बूढ़ी औरत रहती है। कोई भी गांव का व्यक्ति डर की वजह से उस बूढ़ी औरत के कारण नदी के किनारे नहीं भटकता। तारा, मुझे लगता है कि हमें भी झोपड़ी के अंदर नहीं जाना चाहिए और अपने कदमों की रफ्तार तेज करनी चाहिए। भाई जल्दी जल्दी चलो। ये सुनकर तारा सिंह हंसने लगा। अरे तुम भी ना भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर ही खड़े रहना, मैं चला जाता हूँ। इसमें क्या घबराने वाली बात है, रुक जाओ। इतना कहकर तारा सिंह, जिसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी, वहाँ से तेजी से चलने लगा। अरे ओ मूर्ख, तुझे प्यास लगी है तो तू नदी का पानी पी ले भाई, लेकिन झोपड़ी के अंदर मत जा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, अब तो मैं झोपड़ी के अंदर जाके ही रहूंगा और जो रहता होगा उससे पानी मांगकर पीऊंगा ही पीऊंगा। रुक जा, मैं तेरा भ्रम दूर करता हूँ। तारा सिंह दौड़ते हुए झोपड़ी के नजदीक पहुंच गया। हरिया भी हांफते हुए उसके नजदीक चला गया, लेकिन तारा सिंह बड़ी फुर्ती से झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी नजर अचानक एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो तारा सिंह को देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, आज तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। बूढ़ी औरत की आंखें विचित्र अंदाज में चमकने लगीं। न जाने क्यों तारा सिंह के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने आप से बोला, लगता है मैंने झोपड़ी के अंदर आने की गलती कर दी। तारा सिंह तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन चाहकर भी नहीं निकल पाया। यहाँ जो आता है कभी वापस नहीं जाता। तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं एक बड़ी ही भयानक आकृति धारण कर गया। बूढ़ी औरत उस भयानक आकृति से बोली, ये हमारा आखिरी शिकार है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही देर में तारा सिंह की चीखें गूंजने लगीं। तारा सिंह की चीख सुनकर बाहर खड़ा हुआ हरिया पूरी तरह से डर गया। वो झोपड़ी के अंदर न जाकर सीधे धवलपुर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो धवलपुर गांव पहुंच गया और हांफता हुआ मुखिया के दरवाजे तक जाकर उसे जोर जोर से पीटने लगा।
मुखिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो हरिया का सफेद चेहरा देखकर चौंक पड़ा। हरिया एक ही सांस में मुखिया को सारी घटना बताने लगा और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह धवलपुर गांव में जंगल की रहस्यमयी खबर आग की तरह फैल गई कि मुखिया के घर आए उसके मित्र का मित्र तारा सिंह नदी के किनारे झोपड़ी के अंदर गया था और फिर उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी। गांव में चारों ओर यही चर्चा होने लगी। अरे भाई, उस झोपड़ी की वजह से पूरा गांव नदी के किनारे तक तो जाता नहीं है। आखिर उस मूर्ख तारा सिंह को झोपड़ी के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ? भाई, जब से वो झोपड़ी वहाँ बनी है और वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत वहाँ रहने लगी है, तब से सब कुछ बड़ा अजीब हो गया है। अब क्या कहे तारा सिंह, समझ लो अब कभी नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं कि उस झोपड़ी और नदी के किनारे जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता भाई। हाँ। गांव के दोनों व्यक्तियों की ये चर्चा अशोक और आदित्य नाम के दो गहरे मित्र सुन रहे थे, जो 14 से 15 वर्ष की आयु के थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। नदी किनारे झोपड़ी में बूढ़ी औरत रहती है, जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता है। क्या बकवास बातें हैं ये। अरे भाई, बूढ़ी औरत क्या लोगों को खा जाती है क्या? देखो अशोक, तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने भी वैसे अपने माता पिताजी से सुना था कि हरिया का मित्र उस झोपड़ी के अंदर गया और हरिया ने उसकी चीख सुनी। अच्छा हुआ कि हरिया वहां से भाग आया, नहीं तो वो भी लापता हो जाता। मेरे भाई, मैं तो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं गांव वालों को गलत साबित करके दिखा सकता हूँ और ये साबित कर सकता हूँ कि गांव वाले जो कहते हैं वो सब अंधविश्वास है। हाँ। अच्छा, और वो कैसे? मैं नदी के किनारे जाऊंगा और पूरी रात वहाँ बिताकर सुबह वापस आ जाऊंगा। ऐसे में गांव वालों को समझ में आ जाएगा कि नदी के किनारे झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत एक साधारण औरत ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ। ये सुनकर आदित्य गंभीर हो गया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारे माता पिता भी हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो अकेले रह जाएंगे, और फिर तुम्हारे अलावा इस गांव में मेरा और कोई दोस्त भी तो नहीं है। तुम्हारे बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसीलिए भूल कर भी वहाँ मत जाना। हाँ। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया, लेकिन अशोक अपने मन में ठान चुका था। मैं अपने दोस्त की गलतफहमी दूर करके रहूंगा। हाँ। शाम के समय अशोक चुपचाप अपने घर से बाहर निकला और नदी के किनारे की ओर चल दिया। गांव की सीमा पर ही अशोक की मुलाकात बलिया नाम के एक व्यक्ति से हो गई, जो वहां से गुजर रहा था। अरे अशोक, अरे भाई, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे। अरे कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो क्या? क्यों अपनी मौत के मुंह में दावत देने जा रहे हो? अरे सबकी गलत फहमियों को दूर करने के लिए ही तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और देखना सुबह मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने सुना है कि नदी के किनारे आहा ठंडी ठंडी हवा चलती है। मैं तो आराम से किसी वृक्ष के नीचे लेटकर सो जाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के अंदर भी जाऊंगा। हाँ। बलिया अशोक को बहुत समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अशोक नहीं माना और वहां से चला गया। अगली सुबह अशोक गांव वापस नहीं आया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि आदित्य का मित्र अशोक लापता हो गया है। गांव का मुखिया भी चिंतित हो गया। अरे आखिरकार अशोक रात से कहाँ लापता है? उसके माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। तभी वहाँ पर बलिया आ पहुँचा।
मुखिया जी, मैंने अशोक को रात के समय नदी के किनारे की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उसको मना भी किया, लेकिन वो नहीं माना। और आप तो जानते हैं कि आज तक जो भी वहां गया है वापस नहीं आया। तभी आदित्य भी वहां आ पहुंचा। हाँ, कल मैंने भी अशोक को बहुत समझाया था मुखिया जी, लेकिन इतना कहकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि पूरे गांव में तुम्हारी और अशोक की दोस्ती प्रसिद्ध थी, इसीलिए तुम्हें इसका बहुत दुख होगा। लेकिन बेटा, तुम अपने दोस्त को ढूंढने कभी भी नदी के किनारे मत जाना। आदित्य नम आंखों से अपने घर चला आया। घर पर आदित्य के पिता उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा आदित्य, जब मुखिया जी तुमको समझा रहे थे, मैं दूर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। बेटा, मुखिया जी की बातों को गंभीरता से लेना और नदी के किनारे मत जाना। सारा गांव जानता है, जब से उस बूढ़ी औरत ने वहां रहना शुरू किया है, तब से जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। उनके साथ क्या होता है ये आज तक रहस्य ही है, समझे? गलती वैसे तुम्हारे दोस्त की ही है। उसने जानबूझकर अपने ऊपर आफत बुला ली और लापता हो गया। बताओ भला, उसने तुम्हारे साथ साथ अपने माता पिता के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। लापरवाह। इतना कहकर आदित्य के पिता वहां से चले गए। समय ऐसे ही बीतने लगा, लेकिन आदित्य अपने मित्र को कभी नहीं भूला और इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बाद आदित्य अब जवान हो चुका था। वो एक दिन खेत में उदास बैठा हुआ था। तभी वहां पर मुखिया की बेटी चंपा आ गई, जो आदित्य से प्रेम करती थी और आदित्य भी चंपा से प्रेम करता था। क्या हुआ? तुम यहाँ पर इतने उदास क्यों बैठे हो? हाँ, उदास तो उसी दिन से हूँ चंपा, जिस दिन से मेरा दोस्त अशोक नदी के किनारे गया और कभी वापस नहीं आया। जब कभी भी उसके माता पिता को देखता हूं ना, तो मेरे मन में एक हुक उठती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हारे मन में हुक क्यों उठती है? इसमें तुम्हारा क्या दोष? अरे चंपा, अशोक मेरा मित्र था और मुझे एक मित्र होने के नाते उसे तलाश करने का प्रयास करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने क्यों नहीं किया। ये सुनकर चंपा चौंक उठी। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो। मैं अपने दोस्त अशोक को जरूर तलाशूंगा। तुम पागल हो गए हो? इस बात को 10 साल हो चुके हैं। न जाने अशोक जीवित होगा भी या नहीं। उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। और अशोक ही क्या, नदी के किनारे जो भी गया है उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं चंपा, लेकिन मेरा मन कहता है कि मेरा दोस्त अशोक अभी भी जीवित है और मेरी ही राह देख रहा है। शायद वो मेरा इंतजार कर रहा है, इसीलिए आज मैं नदी के किनारे जरूर जाकर कुछ न कुछ रहस्य का पता लगाऊंगा। हाँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं चंपा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता और तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं जाता हूं। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया और चंपा अपने घर लौट गई। दोपहर के वक्त आदित्य नदी के किनारे की राह पकड़ चुका था। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच गया, मगर सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहां पर झोपड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि नदी के किनारे एक झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है, लेकिन यहाँ तो झोपड़ी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद आदित्य गांव वापस लौट आया।
गांव में पहुंचते ही मुखिया तुरंत दौड़ते हुए आदित्य के पास आया और गांव के लोग भी एकत्र हो गए। ए बेटा, मेरी बेटी बता रही थी कि तुम नदी के किनारे गए थे। क्या ये बात सच है? बोलो। हाँ, ये बात सच है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? नदी के किनारे जो भी गया वो वापस नहीं आया। अब मैं तो नदी के किनारे गया था और वापस भी आ गया, लेकिन मुझे वहां पर किसी भी प्रकार की कोई झोपड़ी तो नहीं मिली और वहां किसी बूढ़ी औरत की उपस्थिति का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुखिया जी, जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो वहां पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। झोपड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं खुद देखकर चौंक गया कि ये क्या है। भाई, मैं तो कहता हूँ पिछले कई वर्षों से हमारे गांव का कोई भी उस नदी के किनारे नहीं गया। हो सकता है कि वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई हो, और जब से वो नहीं रही कोई दूसरा गांव वाला भी तो वहां पे नहीं गया ना। और चलो, अच्छी बात है, ना तो अब बूढ़ी औरत रही और ना वो झोपड़ी रही। अब नदी का किनारा भाई सुरक्षित है। आदित्य का सही सलामत वापस आना इसी बात का तो संकेत है, और हम तो कहते हैं कि हम सबको खुश होना चाहिए। क्यों मुखिया जी? ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे, क्या खुश होना चाहिए? उस नदी के किनारे हमारे गांव के न जाने कितने लोग गायब हो गए जिनका रहस्य आज तक बना हुआ है। उनके परिवारों का क्या? मेरा दोस्त अशोक 10 वर्ष पहले वहां जाकर लापता हो गया। उसके माँ पिता आज भी उसकी याद में आंसू बहाते हैं। उनका क्या? तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, उस समय तो मैं छोटा था तो कुछ कर नहीं पाया, परंतु अब नहीं। मैं अब उन रहस्यों का पता लगाकर रहूंगा कि आखिरकार वो सब के सब कहां लापता हो गए। वो झोपड़ी अचानक से कहां गायब हो गई और उसमें रहने वाली बूढ़ी औरत कौन थी? मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं जवाब ढूंढूंगा। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। अगले दिन आदित्य फिर से नदी किनारे चला गया और आसपास बड़ी ही गहरी नजर से चारों ओर देखने लगा। तभी आदित्य को नदी के उस पार कोई परछाई नजर आई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे नदी के उस पार कोई खड़ा हुआ मुझे घूर रहा है। कौन हो सकता है वो? मुझे देखना चाहिए। हाँ। इतना कहकर आदित्य नदी के उस पार चला गया। आदित्य कुछ दूर ही गया था कि अचानक एक वृक्ष का टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया, मगर अगले ही पल किसी ने बड़ी ही फुर्ती से उसे धक्का दे दिया और आदित्य बच गया। जब उसने देखा तो उसके सामने एक बंदर खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, नहीं तो इतना भारी वृक्ष गिरने पर तुम्हारा कचूम्बर निकल जाता। बंदर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक गया। तुम तो बंदर हो भाई, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? यूं समझ लो कि मैं किसी समय में मनुष्य हुआ करता था, लेकिन अब मैं श्रापित हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बात करता हूँ। आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। अच्छा, तो फिर तुम कहाँ के रहने वाले थे और तुम शापित कब हुए? इतने सारे सवाल मत पूछो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ, जो तुम ढूंढ रहे हो ना, मैं तुम्हारी तलाश को पूरी करने में मदद कर सकता हूँ। हाँ। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या मतलब? मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोस्त को तलाश कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे गांव के न जाने कितने लोग इस नदी के किनारे लापता हुए हैं। और मैं तुम्हें एक रहस्य की बात और बताना चाहता हूँ, सुनो। क्या बात कर रहे हो? कौन सी बात? बंदर आदित्य के पास आकर उसके कान में आहिस्ता से बोला। केवल तुम्हारा दोस्त ही नहीं,
बल्कि तुम्हारे गांव के जितने भी लोग लापता हुए हैं वो सब अभी तक जीवित हैं, लेकिन केवल विचित्र चंद्रमा की रात तक, जो कि 2 दिन बाद पड़ने वाली है। हाँ। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक गया। अब अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ कि मेरा दोस्त और बाकी के सब लोग कहाँ हैं? हाँ, इतने उतावले क्यों होते हो? धीरज रखो, शांति, और मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। मैं अकेले नदी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है ना। आदित्य चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें नदी पार करने में सहायता करूंगा, चलो। आदित्य उस बंदर को लेकर अपने गांव लौट आया। आदित्य को बंदर के साथ देखकर गांव वाले चौंक गए। मुखिया आदित्य के पास आकर बोला, अरे तू फिर से अकेला गया था, और ये बंदर तुझे कहां से मिल गया? ये देखने में तो बड़ा ही विचित्र बंदर मालूम हो रहा है। इसका आकार और चाल ढाल बाकी बंदरों से काफी बड़ा है। तभी बंदर ने मनुष्य की आवाज में मुखिया से कहा, मैं आदित्य की मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह से डर गया और गांव वाले पूरी तरह से सन्न रह गए। आदित्य, तू नदी के किनारे ये किस बंदर को उठाकर लेकर आया है? ये बंदर तो मनुष्य की तरह बात कर रहा है। ये क्या माजरा है भाई? आदित्य मुखिया को सारी घटना विस्तार से बताते हुए बोला, मैं बताता हूँ। देखिए, इस बंदर का दावा है कि ये जानता है कि अशोक और बाकी लापता लोग कहां पर हैं, और इसका ये भी कहना है कि वो सभी अभी तक जीवित हैं, लेकिन केवल विचित्र अमावस्या की रात तक, जो कि 2 दिन बाद पड़ने वाली है। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह से घबरा गया। नहीं, मैं बंदर की बात पर विश्वास नहीं करता। तभी एक गांव वाला आदित्य से बोला, ए आदित्य, मुझे लगता है कि ये तुमको फंसाने की कोई नई साजिश है। क्या मतलब? तभी वहां चंपा आ गई। आदित्य, क्या पता नदी किनारे रहने वाली उस बूढ़ी औरत की ये कोई नई चाल हो, और उसने काले जादू की शक्ति से किसी राक्षस या किसी पिशाच को बंदर के रूप में हमारे गांव भेजा हो सकता है वो हमारे गांव का नाश करने वाला हो। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। देखो चंपा, मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये बंदर हमारी सहायता कर सकता है। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति गुस्से में बोल पड़ा, अरे जो भी हो आदित्य, लेकिन हमारी सीधी बात सुन लो। हम इस बंदर को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे, और अगर तुम्हें बंदर को रखना है तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। बस, हो गया फैसला। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हाँ भाई, मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। क्या पता आज रात ये बंदर हम सबको मारकर कहीं गायब ना कर दे। मैं चंपा की बात से सहमत हूँ। मुझे तो ये नदी के किनारे रहने वाली उस बूढ़ी औरत की कोई चाल लगती है भाइयों, जो न जाने कि ये कौन है। बताओ भला, मुझे तो लगता है कि ये कोई पिशाच या जादूगर है, नहीं तो भला बंदर कैसे बोल सकता है? सोचो भला। आदित्य ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने। देखो भाई आदित्य, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और सच कहूं तो मैं भी गांव वालों की बातों से सहमत हूँ। आदित्य गुस्से में आकर बंदर को लेकर गांव की सीमा से दूर चला गया। देखा ना तुमने, इनमें से किसी को भी एक रत्ती चिंता नहीं है कि जितने लोग लापता हुए हैं वो कहां गए हैं, कैसे हैं। इनको तो सिर्फ चिंता है अपनी जान बचाने की। स्वार्थी कहीं के। तुम्हारी यही खूबी उन लोगों को वापस लाएगी, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ तुम ही बहादुर हो जिसने हिम्मत जुटाई है अपने दोस्त को तलाशने की। वरना इससे पहले जितने भी गांव में रहस्यमयी ढंग से नदी के किनारे लोग लापता हुए हैं,
उनके परिवार वालों ने डर के मारे अपना नाम तक नहीं लिया कि ये हमारे परिवार का है जो लापता हो गया। हाँ। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अब ये बताओ कि आगे करना क्या है। बंदर गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, चलो मेरे साथ, चलो। बंदर आदित्य को एक घने जंगल में ले गया, जहाँ पर एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने बंदर को देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए रहस्यमयी अंदाज में कहा, तो आखिरकार वर्षों बाद तुम्हारे मन की उम्मीद सच्ची हो गई। तुमने सच कहा था। क्या मतलब? क्या कहा था इसने साधु महाराज? कुछ समय के बाद तुम्हें सब पता लग जाएगा। मैं सब जानता हूँ कि ये बंदर तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया है। इस बंदर ने सही कहा है। 2 दिन बाद विचित्र अमावस्या की रात है, और अगर उस रात को रहस्यमयी ढंग से लापता हुए लोगों को नहीं बचाया गया तो वो उनकी अंतिम रात होगी, और उसके बाद इस संसार में वो होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब साधु महाराज देखिए, पहेलियों में बात मत कीजिए, मुझे साफ साफ बताइए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बंदर कौन है और लोग रहस्यमयी ढंग से लापता क्यों हुए हैं, इस बात का पूरा सच तुम्हें 2 दिन बाद पता लगेगा, जब वो सब लोग वापस आ जाएंगे। बेचारा ये बंदर तुम्हें अपनी सच्चाई तो बताना चाहता है, लेकिन चाह कर भी अभी कुछ नहीं बता सकता। अगर इसने कुछ भी बताया तो ये इसी वक्त जलकर राख हो जाएगा। इतना कहकर साधु ने अभिमंत्रित सिंदूर आदित्य को पकड़ा दिया। ये लो, तुम्हें 2 दिन बाद नदी के किनारे जाना होगा। जब तुम्हें वो झोपड़ी दिखाई देने लगेगी तो निडर होकर उस झोपड़ी के अंदर जाना। वहां तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें देखकर बुरी तरह से क्रोधित हो जाएगी। उसके क्रोधित होते ही वहां काला धुआं फैलेगा, और वो धुआं एक भयानक पिशाच की आकृति धारण कर लेगा। तुम्हें बिना डरे इस अभिमंत्रित सिंदूर को उस पिशाच और उस बूढ़ी औरत पर फेंकना होगा। पर याद रखना, यदि तुम्हारे मन में भय का एक अंश भी हुआ तो यह सिंदूर काम नहीं करेगा। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे मन की बहादुरी ही उन लोगों को वापस ला सकती है। समझ गए? साधु महाराज, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति मुझे और इस बंदर को एक साथ देखने को राजी नहीं, तो क्या मैं 2 दिन यहां पे रुक सकता हूं? ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगले 2 दिन आदित्य वहीं साधु के पास रुका। 2 दिन बाद रात के समय साधु ने आदित्य से कहा, अब तुम्हें और इस बंदर को उस स्थान पर जाना होगा। आदित्य बगैर डरे बंदर को लेकर नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने देखा कि नदी के किनारे एक विशाल झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर शायद लालटेन जल रही थी, जिसका प्रकाश बाहर तक आ रहा था। बड़ी ही विचित्र बात है, 2 दिन पहले तक तो इस झोपड़ी का नामो निशान तक नहीं था। अंदर तो चलो, सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही समय में सारे रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे। चलो तो सही। आदित्य बंदर के साथ झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर आदित्य की नजर रहस्यमयी बूढ़ी स्त्री पर पड़ी, जिसकी आंखें विचित्र रंगों में चमक रही थीं। आदित्य को देखकर वो स्त्री बुरी तरह से क्रोधित हो गई। उसके क्रोधित होते ही अचानक वहां पर काला धुआं फैलने लगा, और उस धुएं ने एक भयानक पिशाच की आकृति धारण कर ली। 10 वर्ष पहले हम अपनी कामयाबी के बहुत निकट थे कि तभी एक मूर्ख लड़का यहाँ आ गया और हमारी वर्षों की काली क्रिया पर पानी फेर दिया। अब 10 वर्ष बाद फिर वही विचित्र चंद्रमा की अमावस्या की रात आई है और फिर एक मनुष्य आ गया है।
तुझे तो ऐसी मौत मारूंगी कि फिर कोई यहाँ आने की गलती नहीं करेगा। आदित्य उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में तेज झटका लगा और वो सोचने लगा, कहीं ये मेरे मित्र अशोक की ही तो बात नहीं कर रही। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगा, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं उन सभी लोगों को वापस लेने आया हूं जो इस झोपड़ी में आकर लापता हो गए। रुक जाओ। ये कहकर आदित्य ने अभिमंत्रित सिंदूर निकाल लिया। उसे देखकर बूढ़ी औरत और पिशाच और भी अधिक क्रोधित हो गए। आदित्य ने बिना डरे वो सिंदूर उन दोनों पर फेंक दिया। अगले ही पल भयानक प्रकाश फैल गया और वो दोनों अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गए। बूढ़ी औरत एक अत्यंत सुंदर रानी में बदल गई और पिशाच एक सुंदर राजकुमार में। उसी क्षण बंदर भी बदलकर अशोक बन गया। धीरे धीरे वहां उन सभी लोगों के रूप प्रकट होने लगे जो वर्षों पहले लापता हो गए थे। उनमें हरिया का मित्र तारा सिंह भी था। आदित्य ये सब देखकर बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये सब क्या था? तभी वहां रंग बिरंगे प्रकाश में वही साधु प्रकट हो गया। तुम्हारी वीरता ने ये कार्य पूर्ण किया, अन्यथा आज सारे लोग मारे जाते आदित्य। लेकिन साधु महाराज, ये सब क्या है? तभी रानी बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। दरअसल मैं इस राज्य की रानी रुक्मणी हूँ और ये मेरा पुत्र राजकुमार वंश है। ओ, तो आप ही वो रानी और राजकुमार हैं जिनके बारे में वर्षों से प्रसिद्ध है कि आप अचानक से लापता हो गए थे। तभी वहां खड़ा राजकुमार आदित्य से बोला, तुमने बिल्कुल सही सुना। वास्तव में मुझे और मेरी माँ को अमर होने की लालसा थी। एक दिन हमारी भेंट एक तांत्रिक से हुई। उस तांत्रिक ने हमें एक विचित्र क्रिया बताई और कहा कि इस क्रिया को गांव की किसी नदी के किनारे पूरा करना होगा। हम दोनों माँ बेटे नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर उस क्रिया को सिद्ध करने लगे, पर हम ये नहीं जानते थे कि उसका अंजाम कितना भयानक होगा। हमारी क्रिया से पाताल लोक के द्वार खुल गए और पाताल लोक का राक्षस हमारे शरीरों में समा गया। हम दोनों शापित हो गए और माँ एक बूढ़ी स्त्री में और मैं एक पिशाच में परिवर्तित हो गया। हम अपने वश में नहीं रहे, बस यूं समझ लो कि हम सम्मोहन में थे। अब पाताल लोक का राक्षस हमारी देहों का उपयोग करके बलि की क्रियाएं संपन्न करवा रहा था। तब से जो भी इस झोपड़ी तक आता वो लापता हो जाता। असल में राक्षस उसे अपनी शक्ति से गायब कर देता। हम अमर होना चाहते थे, लेकिन हमारी देहों का उपयोग पाताल लोक का राक्षस खुद अपने अमर होने के लिए करने लगा। जब अंतिम व्यक्ति तारा सिंह गायब हुआ, उसके अगले ही दिन राक्षस अंतिम क्रिया करवा रहे थे। तभी तुम्हारा मित्र अशोक यहां आ पहुंचा। वो गलती से उस सम्मोहन वाले गोल घेरे में चला गया। जैसे ही अशोक ने उस घेरे में प्रवेश किया, वो शापित हो गया और एक बंदर में परिवर्तित हो गया। राक्षस ने आदेश दिया कि उस बंदर को मार दिया जाए। हम दोनों उस पर झपटे, पर तभी एक साधु वहां आ गया। वो अशोक को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले गया और उस पर अभिमंत्रित सुरक्षा कवच डाल दिया। हमने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, पर विफल रहे। मुहूर्त समाप्त हो गया और क्रिया अधूरी रह गई। राक्षस अत्यंत क्रोधित हुआ और बोला कि अब यही शुभ मुहूर्त 10 वर्षों बाद पुनः आएगा, जो कि आज का दिन है। इस बार उसे अमर होने के लिए बलि में अधिक लोगों की आवश्यकता थी। अगर तुम समय रहते अभिमंत्रित सिंदूर हमारे ऊपर ना फेंकते तो वो राक्षस सफल हो जाता और हम सभी का अंत निश्चित था। इस अभिमंत्रित सिंदूर को मैंने 10 वर्षों की तपस्या से सिद्ध किया था। जब अशोक बंदर बन गया था, वो फूट फूट कर रोया था। मैंने उससे कहा कि अपनी सच्चाई को किसी को मत बताना, नहीं तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। मैंने ही उसे बताया था कि वो बूढ़ी औरत
रानी रुक्मणी और पिशाच राजकुमार वंश हैं। इन दोनों को श्राप से केवल एक बहादुर व्यक्ति ही मुक्त करा सकता है। तब अशोक ने कहा कि मेरे गांव में यदि कोई वीर है तो वो केवल मेरा मित्र आदित्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन मुझे ढूंढने जरूर आएगा। और तुम आए आदित्य, खुश रहो। साधु ये कहकर रंग बिरंगी रोशनी में अदृश्य हो गया। रानी रुक्मिणी, राजकुमार वंश और अशोक ने आदित्य से और समस्त गांव वासियों से क्षमा मांगी और ससम्मान विदा ली। आदित्य अपने मित्र अशोक और वर्षों से लापता गांव वासियों के साथ गांव लौट आया। उसने पूरी घटना गांव के मुखिया को बताई। गांव वाले सुनकर अचंभित हो गए और भावुक होकर आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य, आदित्य मेरे बच्चे, आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ निभाए। आज से तुम्हारा नाम इस गांव की वीरता की गाथाओं में अमर रहेगा। और इस तरह नदी के किनारे का रहस्य खुल गया। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।